नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लॉ से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो खास उनके लिए ही है, तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी पॉक्सो एक्ट 2012, हिंदी में जिससे कहेंगे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, संक्षेप में हम कहेंगे कि लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु इस अधिनियम की स्थापना की गई। दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय द्वारा 19 जून 2012 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय, 46 धाराएं और 7 नियम हैं। अब प्रश्न यह आता है कि क्या वर्ष 2012 से पूर्व बच्चों से जुड़ा ऐसा कोई विशेष कानून नहीं था या ऐसा कोई न्यायालय नहीं था? तो जवाब है नहीं। इससे पूर्व बच्चों की लैंगिक अपराधों से सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून या न्यायालय नहीं था। अब अगला प्रश्न है कि इसके अंतर्गत पीड़ित कौन हो सकता है? तो इसका उत्तर है 18 वर्ष से कम के सभी बालक। एक चीज और कि यहां बालक का अर्थ किसी जेंडर से नहीं है। बालक में मेल या फीमेल दोनों ही समाहित हैं, अर्थात 18 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, अगर उसके साथ ऐसा अपराध होता है तो वो पीड़ित कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें आरोपी केवल बालिग व्यक्ति को ही माना जाएगा या कोई भी हो सकता है? तो इसका उत्तर है आरोपी किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है और कोई भी हो सकता है। इसमें जेंडर मायने नहीं रखता, अर्थात आरोपी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और कोई बच्चा भी हो सकता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पीड़ित की सहमति या असहमति से कोई मतलब नहीं होता है। अब यह जानना आवश्यक है कि कब और किन मामलों को एपीएसए में शामिल किया जाएगा। तो इसका भी आंसर दोस्तों इसी अधिनियम में दिया गया है। दोस्तों, बालकों पर, यहां बालक का अर्थ मैं बार बार बता रहा हूं, 18 वर्ष से कम का लड़का या लड़की दोनों ही हो सकते हैं। किसी प्रकार का लैंगिक हमला दंगा फसाद के दौरान हो, गैंगरेप हो, मानसिक शारीरिक अक्षम के साथ हो, बालिका इसमें गर्भवती हो गई हो, जानलेवा बीमारी से ग्रसित, गैंगरेप के पश्चात या अपराध करने के पश्चात पीड़ित की हत्या की गई हो, सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करना, एसिड हमला या प्राकृतिक आपदा के दौरान, शैक्षणिक संस्थान, जेल या संरक्षण गृह, हॉस्पिटल या कोई सरकारी कार्यालय स्थल के व्यक्ति या प्रबंधक द्वारा किया गया अनैतिक कार्य जिससे बालक को घोर उपहति यानी शारीरिक क्षति हुई हो, ऐसे मामले एपीएसए के अंतर्गत लाए जाएंगे। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर इस कानून को बनाया गया। इसमें अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने होगी।
मामले की सुनवाई 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति यानी CWC की निगरानी में लाना होगा। दोस्तों अब आते हैं इसकी प्रमुख धाराओं पर। तो इसकी धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में व्याख्या करती है। धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान करती है। वर्ष 2012 में यह दंड 7 वर्ष से कम या आजीवन या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता था। बाद में वर्ष 2019 में इसे संशोधित करते हुए 10 वर्ष से कम नहीं या आजीवन या जुर्माने या दोनों से भी दंडित किया गया। और यदि पीड़ित की आयु 16 वर्ष से कम है तो सजा 20 वर्ष से कम नहीं होगी या आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ आजीवन कारावास से तात्पर्य शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा, यानी उसका जो शेष जीवन बचा है वो सारा जीवन कारावास में व्यतीत होगा। साथ ही जुर्माना भी दायी होगा और जुर्माना पीड़ित के मेडिकल एवं पुनर्वास हेतु होगा, यानी जो जुर्माना लिया जाएगा वो पीड़ित के मेडिकल एवं पुनर्वास के लिए उसे दिया जाएगा। धारा 5 में गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला है। धारा 6 में गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड है। धारा 7 में लैंगिक हमला, धारा 8 में लैंगिक हमला के लिए दंड, धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला और धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब प्रश्न यह आता है कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, यानी विधिक कार्रवाई क्या होगी। तो दोस्तों इसका भी प्रावधान इसी एक्ट की धारा 22 में दिया गया है। धारा 22 में कहा गया है यदि कोई धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 9 के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अपमानित करने या प्रताड़ित करने या धमकाने के उद्देश्य से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना देगा तो उसे 6 मास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। किंतु यदि यह अपराध किसी बालक द्वारा किया जाएगा तो कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा, यानी कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति करता है, 18 वर्ष से बड़ा करता है तो दंड का प्रावधान है। यदि 18 वर्ष से कम करता है तो दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। किंतु यदि किसी बालक के विरुद्ध जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो दंड 1 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा पॉक्सो एक्ट के प्रत्येक महत्वपूर्ण पॉइंट को और आशा है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।